राजनीति के बदलते निजाम के बीच बांकीपुर उपचुनाव में क्या क्या होना बाकी है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। नामांकन के बीच ही अरेस्ट वारंट की खबर ने तो सबको चौंका ही दिया, लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर ने आज नामांकन कर लिया और साथ ही साथ बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने भी अपना नामांकन किया। आज नामांकन की आखिरी तिथि थी, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी की स्थिति क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आरजेडी ग्राउंड पे कम दिख रही है और समीकरण में ज़्यादा मजबूत है क्या, या फिर हम ये कहें कि बीजेपी का समीकरण बहुत मजबूत है, उम्मीदवार में उतना दम नहीं है, या फिर हम ये कहें कि प्रशांत किशोर जिस दमखम से, जिस पदयात्रा को वो पूरे तरीके से जोशो खरोश के साथ लेके नामांकन स्थल पहुंचे, वो जोश खरोश क्या वोट में तब्दील होता दिखेगा, ये तमाम सवाल नामांकन के बाद उठने शुरू हो गए हैं। तो इस पर विश्लेषण की भी बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्सर हैं। नामांकन हो गया, आखिरी तिथि थी, 3 जिक्र मैंने किया सर, अब इन तीनों में क्या प्रबल दिख रहा है कि किसकी मजबूती जो है वो ज़मीन पे भी है, दिमाग में भी है जनता के, और वो वोट में भी दिख जाएगी? देखिए, चुनाव में जीत तो समीकरण की ही होती है। ठीक है। चुनाव जब भी होता है तो एक समीकरण होता है, जो जाति का समीकरण हो या जो सामाजिक स्थानीय जो भी समीकरण हो, क्योंकि समीकरण मुद्दों से या जातिगत पहचान के अनुसार बैठाए जाते हैं। तो जीत समीकरण का होता है, भीड़ का अपना महत्व होता है, और उम्मीदवार के चेहरे का, उम्मीदवार के व्यक्तित्व का भी एक महत्व होता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको जीत तक ले जाए, वो होता है समीकरण। आज नामांकन हुआ, नामांकन में प्रशांत किशोर की जो रैली थी वो भारी भरकम भीड़ वाली थी। तो ये प्रशांत किशोर की कार्यशैली है। आप विधानसभा चुनाव 2025 भी देख लीजिए, प्रशांत किशोर जहाँ भी गए, जिस जिले में गए, जिस कस्बे में गए, अपार भीड़ थी। और पदयात्रा के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं। जी, पदयात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं और उसमें बहुत भीड़ होती है। अब भीड़ को वोट में बदलना, ये एक रणनीति का हिस्सा होता है, और अगर आप भीड़ को वोट में वही समीकरण के आधार पर बदल सकते हैं। दूसरी बात है कि भीड़ में कौन लोग हैं, भीड़ में मतदाता कितने हैं और समर्थक कितने हैं, क्योंकि वोट आपके समर्थक नहीं मतदाता देंगे। तो ये भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि प्रशांत किशोर की जो आज रैली थी, इसमें भरत भूषण तिवारी का पोस्टर भी था। तो हालांकि वो इस फर्जी इनकाउंटर के जरिए वो कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाना चाहते हैं, लेकिन बिहार में इस वक्त भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मसला जिस तरीके से है, वो कहीं ना कहीं एक जातीय रंग में ढल चुका है। प्रशांत किशोर की नज़र में वो कानून व्यवस्था का मसला है, और वास्तव में वो मसला कानून व्यवस्था का ही है, लेकिन समाज या बिहार के लोग उसको एक जातिगत चश्मे से ही देखते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल यह है कि आप जो मुद्दा जातिगत रंग में ढल चुका है, उसके जरिए आम लोगों से जाति से ऊपर उठकर वोट मांगने की जो अपील कर रहे हैं, वो कितना प्रभावकारी होगा, ये तो मतदान में और मतदान के बाद उसके परिणाम में दिखाई देगा। इस बीच आज वीणा मानवी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार नामांकन भरने के बाद जैसे ही बाहर आई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक पुराना मसला है। अब जैसा कि उन्होंने मीडिया को बताया कि एक पुराना मसला है, 2020-22 का कोई केस है जो अब तक कहीं गुमनाम था, आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो गिरफ्तारियां होती हैं इलेक्शन के दरमियान, वो राजनीतिक रूप से षड्यंत्र तो होता ही है, हालांकि इसका एक कानूनी पक्ष भी है। अब देखने वाली बात है कि उनको जेल मिलता है या बेल होता है, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, हो सकता है उनके पक्ष में संवेदना की एक लहर उठे। वो एक महिला भी हैं, वैश्य समाज से आती हैं। अब इसका कितना प्रभाव हो पाएगा, क्योंकि संवेदना की लहर उठने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, एक बेस होना जरूरी है। तो वो कितना उस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, ये भी पता चल पाएगा। और एक दृश्य था बीजेपी का, आज बीजेपी के भी लोग नामांकन, उनके भी उम्मीदवार नामांकन किए। तो बीजेपी का जो समीकरण है, वो समीकरण उम्मीदवार के चेहरे से ठीक विपरीत है। उम्मीदवार का चेहरा तो उनका बिल्कुल गुमनाम सा है, बच्चे जैसा है। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो प्रखर और उनका तेजस्वी चेहरा है, वो बेबाक बोलते हैं, धारदार बोलते हैं। दूसरी तरफ नीरज कुमार सिन्हा जी, आज तस्वीरें दिखी भी जब संजय सरावगी उनके कंधे पे हाथ रख के, मानो कि एक बच्चे की तरह, एक बच्चा और पोता का मुझे लगता है रिश्ता दिख रहा था जब वो नामांकन के लिए आ रहे थे। तो याद आया कि अभिषेक कुमार बंटी अकेले आए थे एक दमखम के साथ, और नीरज कुमार सिन्हा को ऐसे लाया गया कि कोई इनको घेर के
इन्हीं को उठा के ना लेके चला जाए। तो बड़ा डर भी दिखा बीजेपी में। ये डर प्रत्याशी का एक बार नामांकन वापस ले जाने के बाद का डर है, या फिर बीजेपी वाकई प्रशांत के मुखरता से डर गई है? देखिए, ये जो डर है वो बीजेपी के प्रत्याशी के व्यक्तित्व का दोष है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो मीडिया से संवाद नहीं कर पाते हैं। आज भी उन्होंने बाइट नहीं दिया ढंग से। जी, आज भी का जिस दिन से घोषणा हुई है, मीडिया के लोगों का तो तांता लगा हुआ है उनके पास, लेकिन जहां तक हम देख पा रहे हैं वो ढंग से किसी भी मीडिया कर्मी से बात नहीं कर पा रहे हैं। आज जिस दृश्य का वर्णन कर रहे थे वो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मेला हो, उस मेले में घर का जो बुजुर्ग अपने घर के बच्चे को पकड़ के रखता है, कांधे पे हाथ रख के रखता है, कहीं उस भीड़ में, उस मेले की भीड़ में गुमनाम न हो जाए। तो वो दृश्य था। ये निश्चित रूप से उस जो उम्मीदवार हैं उनके व्यक्तित्व का दोष है, और व्यक्तित्व के आधार पे आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर कहीं कोसों आगे हैं, लेकिन नीरज कुमार सिन्हा के साथ बीजेपी का अपना एक समीकरण है। क्योंकि एक तो फैक्ट है, इस फैक्ट को स्वीकार कर लेने में किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि ये चुनाव नितिन नवीन का चेहरा लड़ रहा है। ये न तो अभिषेक कुमार उर्फ बंटी लड़ रहे थे, न नीरज कुमार सिन्हा लड़ रहे हैं, ये नितिन नवीन का चेहरा लड़ रहा है। नितिन नवीन में इतनी क्षमता है कि वो अपने चेहरे पे व्यक्तिगत तौर पे वो इतने प्रभावशाली हैं कि बांकीपुर में वो जीत दर्ज कर लें। तो इसलिए इसमें कहीं से मुझे नहीं लगता है कि किसी को संशय होना चाहिए कि बीजेपी का ये प्रत्याशी, चुप रहने वाला जो बच्चा प्रत्याशी है, वो चुनाव जीत पाएगा या नहीं। बिल्कुल, समीकरण पे तो हमने 2 वीडियो बहुत विस्तार से किया और बहुत विस्तृत जानकारी हमने बांट के समीकरण की दी है। लेकिन अब 2 कैंडिडेट का, इनफैक्ट 3 का हमने जिक्र कर लिया, बिना मानवी को भी ले लिया जाए तो आरजेडी की स्थिति क्या दिख रही है? क्योंकि नामांकन के बाद रेखा गुप्ता 1-2 मीडिया बाइट में ज़रूर दिख रही हैं, प्रोग्राम उस तरीके से कोई ग्राउंड पे नहीं दिख रहे हैं कि कार्यकर्ता बहुत हुजूम के साथ दिख रहे हो या कैंपेनिंग चल रही हो। लेकिन क्या वो निश्चिंत है कि हमारा जो समीकरण है उसको कोई हिला नहीं सकता, या जो पिछली बार उनको वोट पड़ी है उस चीज़ को लेकर निश्चिंत है कि जब मुकाबला त्रिकोणीय होगा तो फायदे में हम ही रहेंगे? देखिए, ये बहुत ही विडंबना वाली बात है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता को रहना चाहिए था और मीडिया में भी आना चाहिए था, जिस तरीके से कैंपेन चाहिए था, वो दिख नहीं रहा है। और बहुत सारे लोग तो ये बता रहे हैं कि उनका जो घर है वहाँ भी कोई उनकी पार्टी का ना कोई बैनर है ना झंडा है। तो इस तरीके से खामोशी के साथ जो प्रचार कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, जो बीजेपी का अपना आरजेडी का अपना जो समीकरण है, उस समीकरण का वोट उन्हें मिलेगा। आरजेडी प्लेटफॉर्म का तो वोट मिलेगा, लेकिन एक प्रत्याशी के तौर पे जो इस तरीके से वो खामोश होकर के कैंपेन कर रही हैं, ये दर्शाता है कि क्या आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है क्या? देखिए, जब प्रशांत किशोर के आने की अटकलबाजी मीडिया में आई थी, उस वक्त प्रशांत किशोर के साथ साथ एक और मैसेज आता था कि हो सकता है वो महागठबंधन का उम्मीदवार बन जाए। ऐसा हुआ नहीं, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार किया। कांग्रेस के कुछ नेता ने आपके ही चैनल में बताया है कि वो प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार चाहते हैं। तो एक तो महागठबंधन में खटपट कांग्रेस और आरजेडी के बीच। अब आरजेडी में भी जो 2 आरजेडी के, मैं कहूँगा कि वो प्रभावशाली नेता ही हैं, एक सुरेंद्र यादव हैं गया के, और एक मनेर के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र। इन दोनों का जो बयान आया उससे ऐसा लगा जैसे वो खुश नहीं है रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी पे। तो आरजेडी में क्या है, एक तो तेजस्वी यादव विदेश चले गए हैं, तो मुझे लगता है कि क्या आरजेडी में टिकट लेने के बाद रेखा गुप्ता अलग थलग पड़ गई हैं? क्या वो अपने ही बलबूते प्रचार कर रही हैं, या उनके साथ पार्टी में का जो प्लेटफॉर्म है वो जुड़ा है या नहीं? पार्टी का जो सिंबल है उस पर उनके समीकरण का वोट उनको मिलेगा। हालांकि उसमें भी उनके जो ठोस जो समीकरण है MY, उसका M समीकरण में प्रशांत किशोर का जो कैंपेन है वो प्रभावशाली दिख रहा है। अगर आप भी घूमते होंगे, आप देखिएगा कि जो अल्पसंख्यक समाज है बांकीपुर का, वो अच्छा खासा प्रशांत किशोर से आकर्षित है। तो उनके MY में भी सेंधमारी प्रशांत किशोर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो खामोश हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो आरजेडी में अलग थलग पड़ गए हैं। कम से कम तेजस्वी यादव को आना चाहिए। अब तो चुनाव आखिरी दौर में गया, चुनाव प्रचार, अब नामांकन भी खत्म हो गया। तो अब अगर तेजस्वी यादव आएँ, एक बार भी आए, क्षेत्र में आए, हो सकता है कि उनके कैंपेन को बल मिलेगा। तेजस्वी के आने से समीकरण को और प्रबल दावेदारी के तौर पर देखें तो रेखा गुप्ता को मजबूती तो मिलेगी। आप जिससे कह रहे हैं सर कि आरजेडी के MY में M को तोड़ रहे हैं प्रशांत, बीजेपी के किस चीज़ को तोड़ रहे हैं? देखिए, बीजेपी में जिस तरीके से उनका जो 2 मुद्दा है, उन्होंने एक नैरेटिव चलाया है सम्राट सरकार बनाम जनसुराज। उन्होंने इस चुनाव को तो एक जनमत संग्रह बता दिया है बिहार की नई सरकार को लेकर के। तो सम्राट चौधरी का चेहरा, और दूसरा उनका मुद्दा भरत तिवारी इनकाउंटर है, यानी वो उसको कानून व्यवस्था का मसला बता रहे हैं। ये दोनों मसला भले ही उनके नज़र में एक
बिना कोई जाति का मसला हो, लेकिन जो बिहार के लोग आए दिन आप देखे होंगे कि इस पे कहीं ना कहीं अगरी बनाम पिछड़ी, बहुजन बनाम अगरी की जो राजनीति है वो फ्लेवर वाली आम लोगों के बीच इस तरीके की बातचीत तो है। तो प्रशांत किशोर का जो प्रभावशाली मुद्दा है, जिसकी बातें वो बार बार कर रहे हैं, उस मुद्दे से मुझे लगता है कि जो अगरी जाति के लोग हैं उन लोगों को वो बार बार एड्रेस कर रहे हैं, जाने अनजाने एड्रेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जानबूझ के अगरी जाति को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो वो मुद्दा उठाए हैं उस मुद्दे का जो प्रभाव जाता है वो खास करके अगरी जातियों से जुड़ा हुआ मुद्दा समाज में उस रूप में वो स्थापित हो चुका है। तो अब अगरी समाज में एक जो कायस्थ समाज है वो तो नितिन नवीन के पक्ष में लामबंद है, और वही कारण है कि नितिन नवीन को बार बार उम्मीदवार तय करने की जो जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिया गया, चाहे उनके उम्मीदवार कैसे भी खोटे निकल गए। अब बच गई गैर कायस्थ सामान्य जातियाँ, ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत। तो इनको उनका जो मुद्दा है वो इन्हीं को टच कर रहा है, इन्हीं को एड्रेस कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसमें कितना सेंधमारी कर पाएंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं, त्रिकोणीय मुकाबले में आज के बाद स्थिति किस ओर भारी दिख रही है? तस्वीरें आपने भी देखी सर, पदयात्रा की, बीजेपी की भी आज रैली रही, नामांकन हुआ, आरजेडी का हमने देखा है, और इस बीच बीजेपी के एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस भी ले लिया। त्रिकोणीय मुकाबले में थोड़ा बहुत 19-20 क्या दिख रहा है? देखिए, बदलाव होगा। एक तो बदलाव ये भी होगा, वीणा मानवी जिस तरीके से जेल गई हैं, अगर उनको बेल नहीं मिलता है तो वो जो उनके समर्थकों का आक्रोश है, क्या वो वैश्य समाज में सेंधमारी कर पाएंगे? अगर वैश्य समाज में सेंधमारी कर पाएंगे तो इसका एक हानि बीजेपी को भी होगा, क्योंकि वैश्य समाज बीजेपी के भी वोटर हैं। दूसरा आरजेडी को भी होगा, क्योंकि आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी वैश्य हैं। तो दोनों को हानि पहुंचेगा। एक, अब कितना सेंधमारी कर पाएंगे, लेकिन मान लेते हैं कि अगर 25-50, 20 या 10-15 का भी कर लेते हैं, तो जिस पार्टियों का, आरजेडी का या बीजेपी का जो ठोस वोट बैंक है, उसमें तो सेंधमारी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो जो एक तरीके से जो मैसेज जा रहा है कि रेखा गुप्ता अपनी पार्टी में अलग थलग हैं, या उनकी पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ नहीं हैं, उनमें एक अनुशासन आएगा, और रेखा गुप्ता की जो दावेदारी है उनके समर्थकों के बीच एक अनुशासन आएगा, तो वो उनके लिए बेहतर होगा, तो फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता अगर गुमनाम जा रही हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? क्या वास्तव में जो पहले कहा गया था कि हम प्रशांत किशोर को समर्थन करेंगे, इसीलिए उनके बड़े नेता मैदान छोड़ के बाहर हैं क्या? ये भी तो एक डिकोड करने वाली बात है। क्या तेजस्वी चुनाव प्रचार खत्म होने के तक आते हैं या नहीं आते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर वो कभी नहीं आते हैं तब तो मुझे लगता है कि नंबर 2 को लेकर के झगड़ा होगा। नंबर 2 पे कौन आए? और 1 बीजेपी। देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जो सेंधमारी कर रहे हैं अभी तक आज के बदले में, उसमें सबसे अधिक सेंधमारी वो अल्पसंख्यक समाज के वोट बैंक में कर रहे हैं। और यूथ है, तो देखिए यूथ भी है, तो कितना यूथ है जो जाति से ऊपर उठ करके वोट देता है, तो वो जो समीकरण है वो तो एक अस्थाई बंधन होता ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि 2 नंबर को लेकर के ये झगड़ा हो सकता है। ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये पूरा चुनाव, और इस पूरे चुनाव को डिकोड करने की कोशिश हमारी लगातार है। ये हम वीडियो बना रहे हैं और ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आरजेडी क्या वो बड़ा फैक्टर होने जा रही है इन दो के बीच की लड़ाई के बीच, यानी कि बीजेपी और जनसुराज में आरजेडी बड़ा फैक्टर है, या फिर आरजेडी और जनसुराज में लड़ाई है। बीजेपी की स्थिति बहुत नाजुक, क्योंकि प्रत्याशी बहुत नाजुक है, और क्या सिंबल पे वोट पड़ जाएगा तो बीजेपी चुनाव निकाल लेगी। तमाम बड़े सवाल है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्सर थे, पूरी तरीके से डिकोड करके चीज़ों को सुनिश्चित किया, बताया कि आज नामांकन के बाद की स्थिति किस ओर दिख रही है, पलड़ा कहाँ भारी दिख रहा है। फिलहाल आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।